आज जब ये युद्ध अपने 2 हफ्ते पूरे कर रहा है, तब ये समझना भी जरूरी है कि ये युद्ध लंबा क्यों खिंच सकता है। असल में कोई भी युद्ध तभी समाप्ति की ओर जाता है जब उसमें शामिल 2 पक्षों में से कम एक पक्ष थोड़ी नरमी दिखाए, थोड़ा सा कम आक्रामक तेवर दिखाए। लेकिन इस युद्ध में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ईरान, अमेरिका और इजराइल, तीनों देशों के नेता अब भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये युद्ध भीषण रूप ले सकता है। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में कहा कि ईरान लगभग हार मानने वाला है। वो ईरान को कैंसर भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे कैंसर को खत्म करना जरूरी होता है, वैसे ईरान को खत्म करना जरूरी है। एक और बयान जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले 1 हफ्ते में ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका इस युद्ध को फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को खत्म करने की धमकी दे डाली है और यह भी कहा है कि इजराइल तब तक ईरान पर हवाई हमले जारी रखेगा जब तक उसकी मिसाइल क्षमता पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। यानी इजराइल भी यही संकेत दे रहा है कि वो ये युद्ध अभी खत्म नहीं करेगा और मुश्तबा खामनेई को भी जान से मारने के संकेत साफ दिख रहे हैं। और ईरान तो चाहता ही है कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा दिन चले, लंबा खींचे और इसके कारण कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $200 तक पहुंच जाए। आज ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता ने धमकी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल और गैस से जुड़े जितने ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये बयान तब आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली ठिकानों को तबाह करने की बात कही है। सुनिए। We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things. So we're not looking to do that if we don't have to. But they're the kind of things that are very easy to hit, but very devastating if they are hit. We are waiting to see what happens before we hit them. We could take them all out in one day. आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस युद्ध को आप संकट समझ रहे हैं, वो युद्ध अमेरिका के लिए बिजनेस मॉडल है। अब तक के इतिहास में अमेरिका ने कई युद्ध को वॉर मशीन बनाकर उससे काफी पैसा कमाया। आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि युद्ध अमेरिका की ओर नहीं आता, बल्कि अमेरिका खुद युद्ध की तरफ जाता है। पूरी दुनिया में रक्षा बजट और हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया जाता है, उसमें अकेले 37% हिस्सेदारी अमेरिका की है। दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और दुनिया में जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो उसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। ऐसे युद्ध के कारण कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर दबाव में आते हैं। वो नए हथियार खरीदने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं और ये नए हथियार जिस देश द्वारा बेचे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर है अमेरिका। और हमने पहले भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया था कि जो लोग हथियारों की होड़ में रेस में घुस जाते हैं वो वैसा ही है जैसे आग बुझाने के लिए आप पेट्रोल की खरीदारी शुरू कर बढ़ा दें। देखिए, सिप्री के मुताबिक 2003 के इराक युद्ध से पहले दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया बन गया था। उस वक्त हथियारों के अगर आप एक्सपोर्ट में देखें तो रशिया की हिस्सेदारी 32%, अमेरिका की हिस्सेदारी 31%। लेकिन इसके बाद जब इराक युद्ध हुआ और इसके कारण कई देशों ने अपना जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो बढ़ाया, तो इसी आर्म्स एक्सपोर्ट में रशिया की हिस्सेदारी घटकर हो गई 25%, अमेरिका की 31% पर रही। तो साल 2012 से 16 के बीच जब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, तब अमेरिका की यही हिस्सेदारी 32% हुई। फिर साल 2016 से 20 के बीच अमेरिका की हिस्सेदारी 36% हथियार बेचने लगा। 21 से 25 के बीच जब यूक्रेन युद्ध हुआ, यूरोप समेत कई देशों ने अपना रक्षा खर्च बढ़ाया, तो फिर से इस युद्ध के कारण अमेरिका को काफी फायदा हुआ। इस दौरान आर्म्स एक्सपो में अमेरिका की हिस्सेदारी 36% से भी आगे बढ़कर 42% हो गई। और अब भी ये जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण दुनिया में हथियारों की नई मांग पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, इसलिए उसे भी इसका ज्यादा फायदा होगा। कई रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका की 30 से 40% अर्थव्यवस्था
डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र पर निर्भर थी। और जब यह दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तब अमेरिका को इस बात की काफी चिंता हुई कि वो अपनी इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। और इसी के बाद उसने सोवियत संघ के खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ा। इसके अलावा जिस वियतनाम युद्ध से अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, वहां कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका की सेना युद्ध लड़ने पहुंच गई। उस युद्ध को अमेरिका ने 20 साल तक लड़ा था। ये वही समय था जब अमेरिका में डिफेंस लॉबी बहुत मजबूत थी। अमेरिका की सेना के बड़े बड़े अधिकारी डिफेंस कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स बन गए। वो ये तय करने लगे कि अमेरिका कौन सा हथियार बनाएगा, किसको बेचेगा। अमेरिका ने शांति की कई बातें की, इसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई। लेकिन आप खुद सोचिए, अमेरिका खुद कब इस व्यवस्था का पालन करता है। अमेरिका ने युद्ध को ना सिर्फ वॉर मशीन बनाया, बल्कि अपने दबदबे का जरिया भी। आज अमेरिका को कनाडा भी चाहिए, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए। वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर चुका है। वेनेजुएला के कच्चे तेल का भंडार पर अपना हक जताता है। यूक्रेन पर दुर्लभ खनिजों के लिए दबाव बनाता है। ईरान के बाद क्यूबा पर हमला करने की धमकी देता है। दुनिया पर मनमाने टैरिफ लगाता है। कई देशों को जबरदस्ती निवेश करने के लिए मजबूर करता है। फिर यह भी तय करता है कि कौन सा देश परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाएगा और कौन सा नहीं। आप खुद सोचिए, क्या यह लोकतांत्रिक स्वभाव है? इस युद्ध की शुरुआत से पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा। जैसा एक वक्त पर रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर शक की निगाह थी। यह माना जा रहा था कि आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और अमेरिका ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटाना चाहता था, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक नई रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने पहाड़ों के पीछे पिकैक्स माउंटेन नाम का एक बंकर बनाया है। यह बंकर जमीन की सतह से 330 मीटर नीचे, और कहा जा रहा है कि ईरान ने जो 60% यूरेनियम एनरिच किया था, वो यूरेनियम अब उसने इसी बंकर में शिफ्ट कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख रफाल ग्रॉसी का कहना है कि उन्होंने जब इस बंकर के बारे में ईरान से सवाल पूछे तो ईरान ने कहा था कि इस बंकर से इस एजेंसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने गोपनीय तरीके से इसी बंकर का निर्माण किया और अब यहां जो यूरेनियम हो सकता है, अगर वो 90% तक एनरिच हो जाए तो इससे 11 परमाणु हथियार बन सकते हैं। और अब यूएस इंटेलिजेंस ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बंकर जितनी गहराई में बनाया है, उसे नष्ट करने के लिए दुनिया में आज तक कोई बॉम्ब या मिसाइल बनी ही नहीं। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी ज्यादा से ज्यादा जमीन की सतह से 200 फीट नीचे मौजूद जो ढांचे हैं उनको नष्ट कर सकता है, जबकि ये बंकर तो 330 फीट नीचे मौजूद है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की सेना को ईरान भेजेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये युद्ध कई महीनों, साल तक चल सकता है? और अमेरिका यहां यह भी जानता है कि वो 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़कर देख चुका है, जिसमें उसे सफलता हासिल नहीं हुई, और गुरिल्ला वॉर में तालिबान उस पर हावी रहा, और ईरान भी गुरिल्ला वॉर लड़ने में माहिर माना जाता है।